हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी का लेक्चर चल रहा है। उसमें पार्ट 1 और 2 ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में दिए गए हैं। आज पार्ट 3 का क्वेश्चन देखेंगे। उसमें हम देखेंगे पार्ट 3 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ के रूप में। अगला पॉइंट है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? आंसर हो जाएगा संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा संसद को। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? आंसर हो जाएगा संसद को। किसी देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सभी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में हैं और आप लोग को पता है इस समय जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा अगला पॉइंट। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? 27। मूल संविधान की बात किया जा रहा है। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद अधिनियम। भाषाई आधार पर पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ठीक है, और जो भाषा का वर्णन है आप लोग को पता है, भाषाई आधार पर राज्यों में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सभी राज्यों का जो पुनर्गठन दिया गया है कब कब किया गया था सारे दिए गए हैं, सभी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये रखे गए हैं सभी, आप लोग देख लीजिएगा एक लाइन में। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा फजल अली कमीशन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर हो जाएगा 1956 में। ये पारित हो गया था लेकिन आया था, गठन इसका किया गया था 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला पॉइंट है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में इसको पुडुचेरी को शामिल किया गया था भारतीय राज्य में। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए जो भी बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। ये रहा हमारा अगला पॉइंट। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन में।
किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? आंसर हो जाएगा धर आयोग के आधार पर। भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। यह 28वां राज्य कह रहा है। अगर 29वां राज्य की बात करेगा तो तेलंगाना गठित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, ये रहा हमारा अगला पॉइंट। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा 5 से 11 में। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 में। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान है? आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। ये प्राप्ति अब यहाँ पर भी एकल नागरिकता लागू हो गई है 2019 से। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, वंशानुक्रम के द्वारा एवं देशीयकरण के द्वारा। इन सब से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार किस तरह भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? आंसर हो जाएगा त्यागने से, पर्यावसान से, एवं वंचित किए जाने पर। ठीक है, जिसे कहते हैं देश से निकाल दिए जाने पर। अगला पॉइंट है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करते हुए होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। नागरिकता प्राप्त करने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? आंसर हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन वर्णित है? आंसर हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश की संवैधानिक मान्यता प्रदान की? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, आप लोग को ही पता चल रहा होगा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आंसर हो जाएगा 6। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है मूल अधिकार।
कौन मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नगर पालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। विधि के समान समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है? आंसर हो जाएगा नागरिकता का अधिकार। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ये रिपीटेड, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, लेकिन वही क्वेश्चन रिपीटेड रखे गए हैं जो बहुत बार सारे कंपटीशनों में पूछे गए हैं। ये रहा हमारा अगला पॉइंट। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कौन सा? ये 1995 में पारित किया गया था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 तक। भारत का संविधान अस्पष्टता, प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 के का में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। अगला पॉइंट देखते हैं। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। अगला पॉइंट है, सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रखे गए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को
ये है अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा समादेश या रिट। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, परमादेश का। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब कौन सा अधिकार माना गया है। आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। भारत में मत देने का अधिकार होता है। आंसर हो जाएगा एक राजनीतिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार है। मूल अधिकारों का वर्गीकरण देखिए कौन कौन से वर्गीकरण है। समानता का अधिकार रखा गया है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा गया है अनुच्छेद 24 से अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ रखा गया है संविधान में। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ से। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है। आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्य को रखा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। 1976 में मूल कर्तव्य को रखा गया है 42वें संविधान संशोधन में। अभी आएगा पॉइंट, ये रहा हमारा अगला पॉइंट। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। आंसर हो जाएगा 10 मौलिक कर्तव्य रखा गया है। पहले 11 था, अब 10 कर दिया गया। अभी भी 11 है, ये रखा गया था। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा भाग 4 के काम में रखा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 51 के ए में। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला पॉइंट देखते हैं। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। आंसर हो जाएगा भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने के पीछे क्या उद्देश्य था? सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना। ये रहा हमारा अगला पॉइंट। राज्य की नीति निर्देशक तत्व की एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? के.टी. शाह का। कथन कौन सा है? एक बार फिर से देख लेते हैं। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन के.टी. शाह जी ने कहा था। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला पॉइंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य प्रावधान है? आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला पॉइंट देखते हैं। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। ये रहा हमारा अगला पॉइंट। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के किस राज्य में समान संहिता लागू है? आंसर हो जाएगा गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न वर्ग के और दुर्बल वर्ग की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 में। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसके पहले बताया गया कि अनुच्छेद 46 वाला, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और आर्थिक वर्ग से कमज़ोर हैं उनको शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 46 में। यह रहा हमारा अगला पॉइंट। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41 में। भारतीय संसद। अब भारतीय संसद नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है? आंसर हो जाएगा लोकसभा। भारतीय संसद की अस्थायी सदन कौन सी है? राज्यसभा। और लोकसभा जो है अस्थायी है। भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा को। संसद का अभिन्न भाग किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला पॉइंट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79 में कहा गया है। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का प्रथम संविधान कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा का। भारतीय संसद को किस अंग की संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा की द्वितीय सदन कहा जाता है भारतीय संसद को। अगला पॉइंट है, संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? आंसर हो जाएगा 6 माह। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? आंसर हो जाएगा 4 बार। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल का। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? आंसर हो जाएगा शून्यकाल। अगला पॉइंट देखते हैं, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कब तक समझी जाती है यदि बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? आंसर हो जाएगा 60 दिन तक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा 2 बार। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय संसदों के वेतन का निर्णय जो है कौन करता है? आंसर हो जाएगा संसद। जो भारतीय संसद हैं उनके वेतन का निर्माण संसद ही करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा संघीय सरकार के नाम से। ये रहा हमारा अगला पॉइंट। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? आंसर हो जाएगा दोनों स्वतंत्र। ये जो है कार्यपालिका है ये किसी के अधीन रहकर कार्य नहीं करती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? आंसर हो जाएगा संसद का। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? आंसर हो जाएगा 2 करोड़। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मंत्री के अलावा सभी सांसदों को।
ये मंत्री होते हैं, इनके अलावा जो है सभी सांसद होते हैं, इनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला पॉइंट है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। दोस्तों, हम कल पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। ठीक है, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।